हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 16 को डिस्कस किया था। अब यहाँ से हम लोग सेक्शन 17 एडमिशन के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अब जो भी सेक्शंस, अब यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मिलेंगे वो पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस में डिवाइड होके मिलेंगे। अभी तक था कि हर एक सेक्शन की अपनी रेलेवेंसी थी, अब बट यहाँ से एक सेट में आएंगे। लगभग जो मैक्सिमम सेक्शंस हैं वो एक सेट में रहेंगे। तो हम लोग आज बात करते हैं एडमिशन्स की। तो जो एडमिशन का टॉपिक है ये पूरा का पूरा सेक्शन 17 से लेकर के 23 तक के बीच में डिफाइन है। बट जो पूरा एडमिशन है वो एडमिशन प्लस कॉन्फेशन, ये दोनों को मिला करके अगर देखें तो ये 17 से लेकर के 31 तक पूरा सेक्शन कवर करता है, क्योंकि एडमिशन जो कॉन्फेशंस होते हैं वो भी एक टाइप का एडमिशन ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्योर एडमिशन की, तो एडमिशन कहाँ पे है? तो सेक्शन 17 से 23 के प्रोविजंस जो हैं वो एडमिशन को डील करते हैं। इसके साथ साथ हमको सेक्शन 31 देखना पड़ेगा। सेक्शन 31 भी एडमिशन को लेकर के बात करता है। अब एक जो एडमिशन है, तो एडमिशन का प्लेन मतलब क्या होता है? अगर हम समझे कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो एडमिशन का सीधा सा मतलब होता है टू एडमिट। किसी चीज़ को एडमिट कर लेना। अगर आप किसी चीज़ को एडमिट कर लेता है या कोई पर्सन किसी बात को एडमिट कर लेता है तो उसको माना जाएगा कि उसने उस बात का एडमिशन कर लिया। अब जो सेक्शन 17 है ये बात करता है, इसमें एडमिशन को डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली जो एडमिशन की डेफिनेशन है वो सेक्शन 17 में दी गई है। आगे सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 ये बात करता है उन पर्सन्स की जो कि एडमिशन दे सकते हैं। मीन्स हु कैन मेक एडमिशन। तो वो पर्सन सेक्शन 18 में दिए गए हैं, 19 में दिए गए हैं और 20 में दिए गए हैं। तो इनकी लिस्ट जो है 18, 19, 20 इन तीनों में दी गई है। अब इस टॉपिक की रेलेवेंसी की बात करें तो प्रीलिम्स में तो ये पूछता ही पूछता है, मेंस में भी इसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और मैक्सिमम ये अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एडमिशन है, क्योंकि एडमिशन या कॉन्सेशन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। अब हम लोग पहले इसको सेक्शन 7 को एक बेयर रीडिंग करते हैं, इसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। तो एडमिशन एडमिशन को डिफाइन किया गया है। तो एडमिशन क्या होता है? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggest any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person under the circumstances herein after mentioned। तो अब इसको इन डिटेल में क्या है कि ये सेक्शन 17 जो है वो एडमिशन के डेफिनेशन की बात करता है। तो सेक्शन 17 में एडमिशन को डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया है? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। तो एडमिशन क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। अब वो स्टेटमेंट या तो ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। फिर विच सजेस्ट, ये क्या करेगा? सजेस्ट करेगा। क्या सजेस्ट करेगा? एनी इन्फरेंस, ये एक इन्फरेंस को सजेस्ट करेगा एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, and which is made by any of the person, which is made by any of the person under the circumstances herein after mentioned। तो ये है एडमिशन पूरा। अब इसको हम लोग आसानी से अगर समझने के लिए अगर इसको चलते हैं कि कैसे इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो एडमिशन क्या है? तो एडमिशन तो एडमिशन सेक्शन 17 में डिफाइन है। एडमिशन क्या है? तो इसके लेकर के प्रोविजंस में कहता है कि एडमिशन क्या है? कि एडमिशन एक स्टेटमेंट होता है। इट इज ए स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट होता है? तो अब एडमिशन जो है वो ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, और इसके साथ ही साथ कहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है ये 2000 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। अब ये जितने भी हैं, ये जितने स्टेटमेंट हैं, अब ये इस स्टेटमेंट क्या करेंगे? ये स्टेटमेंट एक इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे, इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और ये इन्फरेंस जो है इसके रिगार्डिंग होगा। तो या तो ये फैक्ट इन, जो स्टेटमेंट होगा ये किसी फैक्ट इन इशू को लेकर के होगा, या किसी रेलेवेंट फैक्ट पे होगा।
अब ये स्टेटमेंट करेगा कौन? तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो किया जाएगा पर्सन। अब पर्सन कहाँ पे डिफाइंड है? वो सेक्शन 18 में, 19 में और 20 में डिफाइन किए गए हैं, जैसा कि सर्कमस्टांसेस हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी? तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में होंगी। अब कोर्ट में एडमिशन होगा। अब एक जनरल आइडिया लेते हैं कि एडमिशन कहते किसको हैं। तो एडमिशन क्या है? तो व्हाट इज एडमिशन? इसको पहले समझते हैं कि एडमिशन है क्या आखिर में। तो एडमिशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए के पास, ए को कुछ अर्जेंट वर्क थे, तो इसने क्या किया, बी से, ए ने बी से 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज इसने उससे उधार लिए कि मैं तुमको पर्टिकुलर 2 मंथ के बाद लौटा दूंगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने के बाद बी ए से कहता है कि तुमने पैसे देने की बात की थी, बट बी कहता है कि यार मेरी कंडीशन अभी सही नहीं है, तो मैं अभी तुम्हें कुछ दिन नहीं दे पाऊंगा, इसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। अब बी क्या कहता है, बी को लगता है कि ए उसके पैसे देना नहीं चाहता है। अब उस केस में क्या करता है बी, बी कोर्ट में सूट फाइल करता है मनी रिकवरी का, कि ए ने उसका पैसा लिया है। अब उस सूट में बी क्या कहता है, क्लेम करता है कि ए ने मेरे 7 लाख रुपीज लिए हैं, और उसको लेकर के वो क्लेम करता है। अब यहाँ पे इसने दिया था 4 लाख, लेकिन यहाँ पे ये 7 लाख को क्लेम करता है। अब मैटर चलता है। अब ए जब कोर्ट में आता है, तो ये जब ये मैटर डिस्प्यूट होता है, कि जब इससे पूछा जाता है कि क्या तुमने पैसे लिए, तो वो एक तो वो एडमिट करता है कि हाँ मैंने इससे पैसे लिए हैं, और एडमिट करने के साथ साथ यहाँ पे वो कहता है कि मैंने इससे 4 लाख रुपए लिए हैं, ना कि 7,000। मैंने इससे 4 लाख रुपीज लिए हैं, 7,000 नहीं लिए हैं। अब जो ए ने एडमिशन किया कि ये 4 लाख रुपीज जिसने लिए हैं, तो कोर्ट पहले इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा कि इसने इस चीज़ को एडमिट कर दिया कि 4 लाख रुपीज हो गए हैं। अब ये 4 लाख के बीच की बात खत्म हो गई। अब जो बचे 7 लाख में 3 लाख हैं, अब उसको लेकर के इशू चलेगा। अब जो एविडेंस आएंगे, सब कुछ आएगा, वो इस अमाउंट पे आएगा। अब ए अगर अपने रिकॉर्ड ला के दिखाएगा कि मैंने सर इतना ही लिया, इन्होंने मुझे जिस तरीके से भी दिया हो उसमें 4 लाख ही आते हैं, बी अपने रिकॉर्ड को दिखाएगा। तो जब प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कुल मिला के एडमिशन क्या था, ए ने जैसे ही एडमिट किया कि वो 4 लाख रुपीज लिया है, अब ये स्टेटमेंट जो है वो एडमिशन हो गया। ये एक एडमिशन हो गया कि ए ने इससे वाकई में पैसे लिए थे, और वो एडमिट करा। अब इस चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एडमिशन, अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को एडमिट कर लेता है, तो उस चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस पर आप प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक यहाँ पे वेवियर ऑफ प्रूफ मिल जाता है। तो ये है बेसिकली एडमिशन का कॉन्सेप्ट, कि एडमिशन क्या है। अब सेक्शन जो 17 है वो सिर्फ इतनी बात करता है कि एडमिशन क्या है। तो एडमिशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो अब कोई भी स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट कोई पर्सन ओरली भी दे सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री भी दे तरीके से दे सकता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अब जो स्टेटमेंट देगा वो एक इन्फरेंस सजेस्ट करेगा फैक्ट इन इशू से। जैसे हमारे केस में क्या था कि उसने जो एडमिट किया कि मैंने 4 लाख रुपए लिए हैं इससे, तो वो फैक्ट इन इशू से एक इन्फ्लुएंस शो करता है कि हाँ इस मतलब कि इसने पैसे लिए हैं, इस चीज़ को ये एडमिट कर रहा है, ये ऐसा नहीं डिनाई कर रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। तो ये उसकी उससे एक सजेस्ट इन्फ्लुएंस से एक सजेशन निकालेगा टू एनी फैक्ट इन इशू। अब या तो वो फैक्ट इन इशू से होगा, या तो वो रेलेवेंट फैक्ट से होगा, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन। अब वो जो भी एडमिशन होगा, अब जैसे लाइक कि अब ए ने किया था, तो अब ये जो है एक पर्सन है, अब ये पर्सन उस पार्टी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पर्सन्स की बात की, इसकी लिस्ट हमें ऑलरेडी हमने बताया कि 18, 19 और 20 में सेक्शन 18, 19 और 20 में इन पर्सन्स की लिस्ट दी गई है, जो ये बताते हैं कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है। एंड द सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड, और ये उस सर्कमस्टांसेस की बात करता है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सिंपली एडमिशन ये है। अब में हम कुछ और पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स को समझते हैं कि और कब कब एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिखिए वर्ड
एड्रेस्ड टू अदर, इसमें ओरल, राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर किसी को कोई वर्ड एक्सप्रेस किए जाते हैं तो वो एडमिशन है। बट एक पर्सन अपनी डायरी में कुछ मेंशन करता है, क्या वो एडमिशन होगा या नहीं होगा? लाइक कि उसकी डायरी किसी को मिल गई तो क्या जो उसने उसमें लिखा है वो एडमिशन होगा? तो यस, इट इज एडमिशन, ये एडमिशन होता है। अब इसके हम समझते हैं कि एडमिशन के इसेंशियल्स क्या क्या हैं। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स? यहाँ पे हम चलेंगे इसेंशियल्स क्या क्या हैं एडमिशन के लिए। तो अगर हम लोग इसेंशियल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 इसेंशियल्स मिलेंगे एडमिशन के। वो इसेंशियल्स क्या क्या हैं, पहले हम लोग इसको देखते हैं इसेंशियल, क्योंकि ये इसेंशियल मेंस में लिखने को काम में आते हैं। तो पहला इसेंशियल पॉइंट आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, कोई पर्सन एक स्टेटमेंट देना चाहिए। दूसरा इसेंशियल क्या आएगा? इट मस्ट बी रिलेटेड विथ फैक्ट इन टू या रेलेवेंट फैक्ट। अब ये उसी सेक्शन 17 से ही ये एसेंशियल्स निकल रहे हैं, कहीं अलग से नहीं निकल रहे हैं, बस उसी को हम ब्रेक करके लिख दे रहे हैं। फिर थर्ड आएगा स्टेटमेंट मस्ट बी इन द मेंशन्ड circumstances। एक और है इसमें स्टेटमेंट मेड बिफोर जुडिशियल अथॉरिटी। तो ये 4 एसेंशियल हैं। पहला तो कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा क्या है, इट मस्ट बी रिलेटेड विद फैक्ट इन, और वो स्टेटमेंट किसी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से में होना चाहिए। फिर साथ ही साथ ये स्टेटमेंट मस्ट बी मेंशन इन सर्कमस्टांसेस, जो भी चीज़ों से रिलेटेड है उसको वो सर्कमस्टांसेस से मैच करना चाहिए, मतलब कि ये एक इन्फरेंस शो करना चाहिए। फिर चौथा कहता है स्टेटमेंट मेड बिफोर एनी जुडिशियल अथॉरिटी, तो वो भी जो भी स्टेटमेंट है वो जुडिशियल अथॉरिटी के पास दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशियल अथॉरिटी के पास नहीं दिया जाएगा तो उस एविडेंस का, उस एडमिशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जो एडमिशन होगा वो कोर्ट में दिया जाएगा, वो किसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट करता है। तो इसीलिए हमको जो एडमिशन है वो कोर्ट के सामने देना होता है। अब मेनली होता क्या है कि एडमिशन में कंफर्मेशन होता है। लाइक ए ने बी पे कुछ चार्जेस लगाए, किसने, इसके 5000 रुपीज़ लिए हैं। अब अगर बी इस चीज़ को कहता है कि हाँ सर मैंने इससे लिए हैं, तो ये चीज़ को वो अफर्म कर दे रहा है, तो लाइक वो एडमिशन कर रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ में कह दे कि नहीं मैंने नहीं लिया, तो वो डिनायल कर देता है। अब ये कोई जो डिनायल है वो एडमिशन नहीं होता है। अब एडमिशन के बारे में समझते हैं कि एडमिशन कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन जो है बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला तो होता है फॉर्मल, इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल। तो ऐसा फॉर्मल का मतलब हो गया कि जो एकदम प्रॉपर वे में बनाया जाए, जैसे कोर्ट में अगर कोई पर्सन आता है उसी के सामने वो एडमिट करता है, तो वो एक जुडिशियल एडमिशन होगा। दूसरा आता है इनफॉर्मल,
और इसको होता है, ये होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल, मतलब जो कोर्ट के बाहर किया गया। अब जरूरी है नहीं थोड़ी ना कि हर पर्सन कोर्ट में ही सारी बातों को एडमिट करे। हो सकता है कुछ ये पर्सन किसी और पर्सन के सामने उस चीज़ को एडमिट किया हो। तो ये भी एक जो इनफॉर्मल होता है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल, उसको इनफॉर्मल भी कहते हैं या एक्स्ट्रा जुडिशियल टाइप ऑफ एडमिशन कहते हैं। फिर एक तीसरा आता है एडमिशन बाय कंडक्ट, कि कोई पर्सन अपने कंडक्ट के थ्रू शो कर रहा है। बट ये जो कंडक्ट है ये जुडिशियल भी हो सकता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकता है। अगर वो कोर्ट में ये चीज़ शो होके आ रही है तो वो कोर्ट में जो है तो जुडिशियल हो गया, अगर वो बाहर शो होके आ रही है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। अब जो एडमिशन कोर्ट में दिए जाते हैं मेनली उनको कोरोबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो इनफॉर्मल टाइप के होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल होते हैं उनको कोरोबोरेट करना पड़ता है। मतलब कि आपको फिर से ला करके कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने ये कहा। क्योंकि जब वो कोई भी पर्सन मान लो कि कोई स्टेटमेंट है, अब उसको वो एडमिट कर ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को वो मान रहा है। अब अगर वो उस चीज़ को मान रहा है तो उसको कोर्ट के सामने भी ला के शो करना पड़ेगा ना कि हाँ उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो इसलिए इनफॉर्मल में कोलोबरेशन नेसेसरी हो जाता है। अब इसके बाद से हम लोग ये देख लिए कि इसके दो टाइप होते हैं। अब लाइक कि जहाँ पे केस है इसमें, वो इसका लीडिंग केस है मीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1988 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या होता है, एक एक्यूज्ड रहता है। अब इसे कुछ इंजरीज आई रहती हैं। अब ये डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बताता है कि मतलब ये डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तो ये कुछ रीजंस बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो सर्कमस्टांसेस को मेंशन करता है डॉक्टर से। तो ये कहा जाएगा कि उसने एक्सप्लेन एडमिशन जो भी उसने एक्सप्लेन करके डॉक्टर को बताया वो एक एडमिशन है। कि उसने मान लो उसको किसी पर्सन ने इंजरी दी जिसके पास वो एक्यूज जिसके पास गया था उसी ने उसको ऐसी इंजरीज दे दी हों, तो इस चीज़ को किया गया शो करता है। अब जो एडमिशन होता है ये वर्क करता है वेवियर ऑफ। अब इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। वेवियर का मतलब होता है कि जहाँ पे ज़रूरत ना पड़े ख़त्म कर देना है, जहाँ पे कि कोई चीज़ अगर वेव करने का मतलब त्याग कर देना होता है। लाइक हम अपने अगर फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, तो त्याग वेवियर का मतलब होता है त्याग करना। तो एडमिशन, अब कोई पर्सन है अगर वो कोई चीज़ को एडमिट कर लेता है तो अब उस चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। लाइक कि जब हमने कहा गया कि फैक्ट इन इशू कोई चीज़ तब होती है जब एक पार्टी उस पर यस कहता है और दूसरा पार्टी उस पर नो कहता है, तब वो चीज़ कोई फैक्ट इन इशू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी मैटर है या कोई भी फैक्ट है, अब उस पर ये कह रहा है, ये एलिगेशन लगा रहा है और ये उसको एडमिट कर ले रहा है, तो यहाँ पे ये फैक्ट इन इशू आए नहीं। इसीलिए इस चीज़ में एडमिशन में क्या होता है कि कोई पर्सन एडमिट कर लेता है जो एलिगेशन लगे होते हैं। इसलिए ये एज अ प्रूफ, इसको प्रूफ करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे वो वेवियर ऑफ प्रूफ की तरह वर्क करता है। अब जो स्टेटमेंट कोई पर्सन एडमिट करता है, अब ये क्यों माना जाएगा कि जो वो पर्सन एडमिट कर रहा है वो उसने सही ही एडमिट किया है? कि क्योंकि जो एडमिशन होता है, एडमिशन में मेनली होता क्या है, एलिगेशंस लगे होते हैं। तो एडमिशन में मेनली क्या होता है, एलिगेशन लगे होते हैं। आप एक पार्टी अपोजिट पार्टी दूसरे पे एलिगेशन लगाती है। अब अगर कोई पर्सन उसको एडमिट कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसने उस वर्क को किया है। अब ज़रूरी वो उसके लिए हार्मिंग हो जाएगा, हार्मफुल स्टेटमेंट होगा, वो उसके लिए कभी फेवरेबल नहीं होगा अगर उसके लिए वो सिर्फ हार्मफुल हो। कोई पर्सन अगर अपने
अपने अगेंस्ट में कोई ऐसे स्टेटमेंट को जो कि उसके अगेंस्ट में है, अगर उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसने उस वर्क को किया है, जानबूझ के तो कोई पर्सन अपने अगेंस्ट किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को इसीलिए एडमिट, अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को एडमिट कर लेता है तो ये यहाँ पे माना जाता है कि वो पर्सन मैंने उस वर्क को मेनली किया है। फिर जो एडमिशन है ये हमेशा वॉलेंट्री होना चाहिए। लाइक कि जो एडमिशन होते हैं वो एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एडमिशन एविडेंस होते हैं। सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, तो एडमिशन जो होते हैं वो एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होते हैं। तो इसको हमेशा वॉलेंट्री में होना चाहिए, मतलब जो पर्सन उसको एडमिट कर रहा है वो उसको वॉलेंट्री एडमिट करना चाहिए, वो अपनी अकॉर्डिंग ऐड कर उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो एडमिशन कर रहा है वो किसी प्रेशर में दे रहा है। अब इसमें केस आता है, लीडिंग केस है इसका, करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। 2004 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट स्टेटमेंट मेड इन अ बुक टू कैन नॉट बी regarded as conclusive admission। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी बुक में लिखा गया है, बनाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कॉन्क्लूसिव एडमिशन है। इसके साथ ही कहा गया दे कैन बी टेकन एज एन एडिशनल circumstances along with the other circumstances। तो ये एक हम इसको एज ए एडिशनल सर्कमस्टांसेस के साथ इसको जोड़ करके भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ मेंशन कर दी गई है तो वो सही ही है, वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इस एडमिशन की एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है, अगर हम इसके आए एविडेंसरी वैल्यू। एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है एडमिशन की। तो एडमिशन जो होता है, एक तो ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। एक सब्सटेंटिव एविडेंस होता है, बट ये बहुत वीक काइंड का एविडेंस होता है। वीक काइंड का ये एविडेंस होता है जिसको कि प्रॉपर एविडेंस और सर्कमस्टांसेस को दे करके इसको अनट्रू शो किया जा सकता है। अगर ये कोई एक वीक काइंड का एविडेंस होता है। अगर आप प्रॉपर, कोई पर्सन ने एडमिशन दिया है तो अगर उस पर आपके पास प्रॉपर एविडेंस हैं और उस एविडेंस के बेसिस पे इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं इसको अनट्रू भी किया जा सकता है। ये शो किया जा सकता है कि ये जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही नहीं है। फिर के बस इसमें और क्या आता है, अब हम लोग इसको देखेंगे कि जो एडमिशन होता है वो हियर से रूल जो होता है उसका एक एक्सेप्शन होता है। अब एडमिशन जो है
वो हियरसे का एक्सेप्शन है। हियरसे रूल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हियरसे एविडेंस क्या होता है। तो एडमिशन जो है वो हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन होता है। मेनली हियरसे एविडेंस को एक एविडेंस नहीं माना गया है, लॉ उसको कोई एविडेंस नहीं मानता है, लेकिन एडमिशन के केस में इसको हियरसे जो एविडेंस है वो एडमिसिबल हो जाता है। तो एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन टू दी हियरसे रूल। This is so because an admission to a hearsay is nevertheless the best evidence। मतलब क्या है कि एडमिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। दिस इज बिकॉज एन एडमिशन थ्रू अ हियरसे इज नेवरथलेस द बेस्ट एविडेंस। इसीलिए जो हियरसे एविडेंस के थ्रू जो एडमिशंस आते हैं उसको बेस्ट एविडेंस नहीं कहा जाता है। अच्छा, एडमिशन क्यों हियरसे आते हैं? लाइक कि एक पर्सन है, अब ये कुछ चीज़ों को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, अब ज़रूरी नहीं है ना कि ये चीज़ वो जानबूझ के एक्सेप्ट ही कर रहा है। मे भी उसको हो सकता है सर्कमस्टांसेस पता ना हो, ऐसे केसेस में भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। या ये एक्स्ट्रा जो हम एक्स्ट्रा जुडिशियली अगर इस चीज़ को कंफर्म किया जाए, लाइक कि एक पर्सन है ए और ये है बी। अब ए बी पे एलिगेशन लगाता है कि इसने इससे 2 लाख रुपए का लोन लिया था, ये इससे 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया था ए ने बी से। अब बी कहता है कि ए ने बी पे एलिगेशन लगाया कि इसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए। अब बी इसको पहले डिनाई कर देता है कि नहीं सर, मैंने कोई रुपए नहीं लिए हैं। अब ए क्या करता है, एक एविडेंस को लेके आता है, एक पर्सन सी को बुलाता है। अब बी जो है वो सी से बाहर एडमिट किया रहता है, उससे बोला जाता है कि देखो मैंने तो 2 लाख रुपए का लोन ले लिया है, अब मैं इससे को अपने काम में यूज करूँगा। अब ये पर्सन आके यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई कर देता है कि सर बी ने उससे कहा है उससे कि उसने लोन लिया है और उस लोन से वो ये वर्क करेगा। अब लाइक जो जो उसने वर्क बताया उस पैसे से उसको चेक किया गया तो उसने सही में वर्क किए थे। अब यहाँ पे जो सी पर्सन है जो कि ये एक हियर से एविडेंस दे रहा है, ने जब यहाँ पे ये लोन दे रहा था ना, वो ए के जब ए बी को लोन देता था वहाँ पे सी अवेलेबल नहीं था, उसने बस बी से सुना और उसी बात को फिर से आके कोर्ट में सुना दिया। तो ये एक हियर से एविडेंस हो गया, मतलब कि उसने सुन के सुनाया, इसलिए इसको अब इसने जो भी कहा वो रेलेवेंट होगा। अब अगर ये चीज़ रेलेवेंट है तो इसीलिए एडमिशन को हियरसे का एक्सेप्शन कहा जाता है कि क्योंकि अगर कोई सुनी सुनाई हुई बात भी है तो भी अगर कोई पर्सन आके बताता है तो वो एडमिशन में शो कर दी जाएगी। अब अगर हम बात करें कि क्या एडमिशन के बेसिस पे किसी का कन्विक्शन होगा, तो कभी नहीं। एडमिशन सिर्फ मेरली एडमिशन के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं होता, क्योंकि इससे बहुत अच्छा काइंड का एविडेंस नहीं माना। लाइक कि एविडेंस में एक रूल होता है बेस्ट एविडेंस रूल, तो एडमिशन को बेस्ट एविडेंस रूल में नहीं रखा जाता। ये बस चीज़ों को बताता है कि अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को एडमिट कर ले रहा है तो वो पर्सन का जो स्टेटमेंट है वो उसको वैलिड कर देता है। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न आता है कि कोई पर्सन अगर किसी चीज़ को एडमिट कर रहा है तो मेनली उस चीज़ को, वो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि वो उस चीज़ को मान लेता है कि हम इस चीज़ को मान रहे हैं, इसीलिए वो उसको वर्क करता है। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट अगर हम देखें एडमिशन को लेकर के और क्या हो सकते हैं, तो एडमिशन वेवियर ऑफ प्रूफ है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एडमिशन जो है ये एक वेवियर ऑफ प्रूफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेवियर ऑफ प्रूफ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। वेवियर ऑफ प्रूफ, एडमिशन एज ए वेवियर ऑफ प्रूफ, क्योंकि जो भी पार्टी है, अब वो में होता क्या है कि एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। अब वेवियर ऑफ प्रूफ में क्या होता है कि ए इस चीज़ को एडमिट कर लेता है, तो अब कोई पर्सन अपने अगेंस्ट में कोई चीज़ जल्दी एडमिट नहीं करता है, अपने अगेंस्ट में कोई चीज़ एडमिट नहीं करता। अगर वो एडमिट कर रहा तो उसके पीछे उसके ये चीज़ मानी जाती है कि
जो उसने एडमिट किया वो या तो ट्रू है या तो वो सही है, मतलब कि वो या तो ट्रू एडमिशन है या तो जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हैं वो उससे मिल रहे हैं इसलिए वो ट्रू है। तो इसलिए अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को एडमिट कर लेता है तो उस चीज़ को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या होता है, दूसरी पॉइंट है कि एडमिशन जो होता है वो अगेंस्ट इंटरेस्ट होता है। तो एडमिशन एज ए स्टेटमेंट क्या होता है, अगेंस्ट इंटरेस्ट होता है। ये अगेंस्ट इंटरेस्ट की बात करता है। एडमिशन जो है हमेशा इंटरेस्ट के अगेंस्ट इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट का मतलब कि अब जिस पर्सन को, जो पर्सन उस चीज़ को बना रहा है, एडमिशन दे रहा है, तो वहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा उस चीज़ में। लाइक कि ए है और ये बी है। अब एक लैंड है, ए के पास एक लैंड है और लैंड को लेकर के डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट में ए इस चीज़ को कह देता है कि सर मैंने ए को ये जो लैंड है वो सेल की थी या इसको लीज पे दी थी। तो यहाँ पे जो ए ने अगर ये इस चीज़ को एडमिट करता है कि मैंने इस चीज़ को लीज पे दिया था, और ए उसको मान लीजिए कि कहता है कि ये उसकी पर्सनल लैंड है, तो यहाँ पे वो अगर ये कहता है कि उसने लीज पे दिया था तो एक तरीके से उसने अपना राइट उसमें दिखा रहा है कि मेरे पास राइट था और वो राइट मैंने लीज के थ्रू इसको दिया है। तो कहीं ना कहीं वो एडमिट कर रहा है, एडमिट करने से उसको लॉस हो रहा है उस स्टेटमेंट के बनाने से। तो इसलिए हमेशा वॉलेंट्री होना चाहिए, और साथ ही साथ उससे जो जो पर्सन बना रहा है उसको लॉस होना चाहिए। तो लॉस होना चाहिए, अगर उसको फेवर, अगर उसके फेवर में हो रहा है तो वो एडमिशन मेनली नहीं माना जाता है। कोई लाइक कि अगर कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं सर इसने मेरी ज़मीन ले ली बार बार, तो ये चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, ये डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता है। बट इसमें एक सेक्शन 21 है, उसमें कुछ कंडीशन दी गई है, 3 कंडीशन है। उस तीनों कंडीशन में कोई पर्सन अगर अपने सेल्फ फेवर में भी एडमिशन करता है तो उसको वैलिड किया गया। अदरवाइज उन तीनों कंडीशन को छोड़ दें तो बाकी जो एडमिशन है वो हमेशा अगेंस्ट में होता है, जो बना रहा है उसके अगेंस्ट में रहता है। फिर एडमिशन में अगर हम देखें तो इसके अलावा सेक्शन पे चलते हैं। तो एडमिशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर ही लिया है कि ये एक स्टेटमेंट होता है, ओरल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ये एक इन्फरेंस सजेस्ट करता है जो कि फैक्ट इन या रेलेवेंट फैक्ट्स होता है। तो दीज ऑल इन एडमिशन। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग से 18, 19 और 20 को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात करता है पर्सन हु कैन मेक एडमिशन। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको बस उस पर्सन की लिस्ट एक तरीके से दे देंगे कि एक जो कौन कौन से ऐसे पर्सन है, क्योंकि 18 में कुछ पर्सन के नाम दिए गए हैं, 19 में कुछ पर्सन के नाम दिए गए हैं और 20 में कुछ पर्सन्स के नाम दिए गए हैं। ये तीनों में एक लिस्ट आ जाती है, उस लिस्ट को हम देख लेंगे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वो पर्सन्स हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। तो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज, आप इस पर हमसे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।